हाँ जी। कैसे हो सारे? सब बढ़िया। माई सेल्फ अमन अग्रवाल। और आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ स्क्रीन पे। सो हमने अब तक पढ़ा था सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्या, कि सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने। एक था प्रैक्टिकल वाले कंसेप्ट और एक है मेरा थ्योरी वाले कंसेप्ट, करेक्ट। एक था मेरा प्रैक्टिकल, एक है मेरा थ्योरी, ये दोनों पढ़ना था मेरे को। प्रैक्टिकल में हम लोग को था वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, आपका वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। और थ्योरी में पढ़ना था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वैल्यूअर, वैल्यूअर्स का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सेकंड इज पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर डूइंग एनी वैल्यूएशन। ये 5 चीजें हम लोग को पढ़नी थी। हमने पहला क्या किया, पहले पार्ट पे क्या क्या बेसिक समझा कि डिस्काउंटेड क्या होता है, हम लोगों ने क्या क्या समझा कि वैल्यूएशन और प्राइस का डिफरेंस क्या है। सेकेंड वी चेक कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। थर्ड, डिस्काउंट रेट क्या होता है। फोर्थ, आईआरआर क्या होता है। फिफ्थ, आईआरआर और डिस्काउंट रेट में डिफरेंस क्या होता है। हमने इतना दूर पढ़ा था, करेक्ट। इतना दूर समझ आया था ना? अगर आपने ये पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच पार्ट 1, देन ओनली ये वीडियो पे आप आओ और ये वीडियो पे फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं अपने क्या पढ़ेंगे, अपने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। ये मैंने अर्निंग बेस्ड मॉडल के हिसाब से फॉर्मूला लिखा है कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स करते क्यों। अब वैल्यूएशन मतलब क्या, कभी भी करोगे अब आज क्या वैल्यू है उस चीज का। इक्विटी शेयर्स मतलब एक सिक्योरिटी, उसका आज क्या वैल्यू है, आपको ये समझना है, करेक्ट। अब क्यों करोगे इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन, वाई डू वी डू इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन, उसका बेसिक्स मैं बता देता हूँ। बेसिक्स ये है कि अगर सपोज मेरे को कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या हूं, मैं कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा मतलब मैं उस कंपनी का ओनर बनूंगा। ओनर मतलब वी आर अज्यूमिंग कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मेरे को इक्विटी शेयर्स मिलेंगे उस कंपनी के। तो वो इक्विटी शेयर्स खरीदने में मेरे को क्या भाव मिलेगा, क्या भाव पे मिलेगा, वैल्यूएशन क्या है उस इक्विटी शेयर्स का, वो मेरे को निकालना है। सो व्हाई डू वी डू द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स? पहला है इट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। सेकेंड है कि आपको आपको आईपीओ लाना है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट ही हो गया। थर्ड हो सकता है कि कभी लोन्स लेने पड़ते हैं या मार्केट में क्या आपका कैपिटलाइजेशन है वो निकालने के लिए, ये सब के लिए लग सकता है, करेक्ट। मेजर पर्पस इज कि आपको इन्वेस्ट करना है, तभी आप वैल्यू करते हो इक्विटी शेयर्स का। समझ आया? इक्विटी शेयर्स का क्यों वैल्यू करता है? बिकॉज वी बी दी ओनर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, आप इन्वेस्ट मतलब क्या, ओनर बनने वाले, मालिक बनने वाले हो। मालिक आप कैसे बनोगे, इक्विटी शेयर्स लेने के बाद ही, करेक्ट। ठीक है। सपोज मैंने एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू किसका, इक्विटी शेयर्स का। कब निकालोगे? जीरो। जीरो मतलब क्या होता है, आज, टुडे, ठीक है। सब मैंने क्या बोला, अर्निंग्स, फ्यूचर अर्निंग्स, ये क्या ईयर 1 है, ईयर 2, ईयर इन्फिनिटी, मतलब जितना दूर आप सोच सकते हो कि अर्निंग्स आप इस कंपनी का, सपोज एग्जांपल अपने लिए था टाइटन का, तो टाइटन ही लेते हैं। सपोज टाइटन का मैं आज 2024 में खड़ा खड़ा हूं, मैं फ्यूचर 5 इयर्स मतलब आगे के 5 साल का अर्निंग्स मैं अज्यूम कर सकता हूँ। 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, मान लो, ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ। ये 5 साल का मैं उसका अर्निंग्स अज्यूम कर सकता हूँ। तो मैं अर्निंग्स को पहले ले लिया कि मेरे क्या क्या अर्निंग्स हो सकते हैं टाइटन के। अब है उसको किससे डिवाइड करना है, 1 + KE से। KE क्या होता है, डिस्काउंटेड। क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले वीडियो पे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अभी क्यों मैं KE से इसको डिस्काउंटेड करूंगा, क्यों निकालूंगा, क्योंकि मेरे को आज का वैल्यू निकालना है। मेरे को पता है 2025 में मान लो 110 रुपए वो अर्निंग करेगा, बराबर है। लेकिन उस 110 तो उसको 2025 में कमाएगा, बट उसके अगेंस्ट आज कितना वैल्यू है, टाइटन को मैं आज कितना में वैल्यू करूं। टुडे वी वांट टू वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, या फ्यूचर अर्निंग्स, या फ्यूचर डिविडेंड्स, कुछ भी। फ्यूचर के कोई भी एट्रीब्यूट से मेरे को आज का वैल्यू निकालना है। तो फ्यूचर के एट्रीब्यूट्स पहले मैं निकालूंगा। कुछ भी हो सकता है, वो अर्निंग्स भी हो सकता है, कैश फ्लो भी हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, कुछ भी, एनी ऑफ द एट्रीब्यूट्स कुड बी देयर। ठीक है, पहला न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कोई भी एट्रीब्यूट रख सकता है। डिनोमिनेटर में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को वो डिस्काउंट रेट से चाहिए जिससे मेरे को इक्विटी शेयर्स को, मेरे को मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो मेरे को चाहिए। मान लो डिस्काउंट रेट ही बोल लेते हैं, मैं उसको बोलता क्या ही, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो मैं इससे टानूंगा, टान के आज मैं वैल्यू निकालूंगा। समझ आया? इतना था वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, समझ आया। अभी मेरे को दो चीज समझना है। पहला है न्यूमरेटर में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। मैंने अर्निंग्स से एग्जांपल लिया है, अर्निंग्स भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, आपका डिविडेंड भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है,
एंड आपका क्या हो सकता है, कैश फ्लो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और के क्या होता है, ये दोनों हम लोग को समझना है, ठीक है। उसके पहले हम लोग को एक चीज और समझना है कि नॉमिनल वर्सेस रियल क्या होता है। अगर आपको ये ध्यान रखना, अगर आप न्यूमरेटर में नॉमिनल अर्निंग्स ले रहे हो या फिर नॉमिनल कैश फ्लो ले रहे हो, अगर नॉमिनल है वो, ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर भी नॉमिनल हो। अगर न्यूमरेटर रियल है तो डिनोमिनेटर भी रियल होगा। अभी नॉमिनल और रियल में डिफरेंस क्या है? नॉमिनल मतलब आप इन्फ्लेशन को पकड़ के आप वो रेट निकाल रहे हो, नॉमिनल रेट, ठीक है। इसपे क्या है, इस पे आपका इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, और रियल रेट पे क्या है, आपका इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है। करेक्ट, यही डिफरेंस है ना हम लोग का, ठीक है। इन्फ्लेशन नॉट इंक्लूड, ये पहला था ये। तो नॉमिनल और रियल में डिफरेंस समझ आया। अगर आपका न्यूमरेटर नॉमिनल है तो डिनोमिनेटर भी नॉमिनल, अगर ऊपर का न्यूमरेटर रियल है तो नीचे का क्या होगा, रियल। करेक्ट, इतना समझ आया, ठीक है। ये था पहले बेसिक्स। कुछ भी आप चाहे वैल्यू कुछ का कोई का भी करो, इक्विटी शेयर्स करो, प्रेफरेंस शेयर्स करो, कुछ भी करो, वैल्यूएशन कहीं भी करोगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर दोनों का एट्रीब्यूट सेम बराबर होना पड़ेगा, नॉमिनल या रियल। अभी हम लोग समझते हैं के क्या होगा। के क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अभी इसको हम लोग तीन चार भाषा बोल सकते हैं, डिस्काउंट रेट बोल सकते हैं। सेकंड हम लोग बोल सकते हैं कि मैं इक्विटी में अगर रुपया लगाऊंगा या मैं इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को उससे कितना मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए, मैं ये भी बोल सकता हूँ। करेक्ट, तो मैं इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोल सकता हूँ कि मिनिमम मेरे को कितना उस कंपनी में, सपोज मैं टाइटल में लगाना चाहता हूँ, मेरे को मिनिमम कितना टका चाहिए उससे, कितना मिनिमम रिटर्न चाहिए मैं टाइटल में लगाऊंगा। या फिर मैं उसको डिस्काउंट रेट भी बोल सकता हूँ, क्या रेट से टालू कि उसका आज का वैल्यूएशन निकल जाए, कुछ भी बोल सकते हैं, सब बराबर है। बट देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस, बट वी अवॉइड द डिफरेंस, ठीक है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। समझ आया। अब ये निकालते कैसे, हम लोग को ये तो समझ आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, ये के क्या होता है, बट निकालेंगे कैसे। जिसका फॉर्मूला है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। ध्यान से एक एक एट्रीब्यूट को पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट क्या होता है, ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है, आरएफ एक एट्रीब्यूट है, बीटा एक एट्रीब्यूट है। समझ आया। तो बेसिकली हम लोग के पास तीन एट्रीब्यूट है, बिकॉज आरएफ यहाँ पे भी है यहाँ भी है, तो दोनों बराबर है। करेक्ट, तो आरएफ क्या होता है मेरे को समझना है, आरएम क्या होता है समझना है, और बीटा क्या होता है समझना है, ठीक है। एग्जाम्पल है इन्वेस्टर का राम। राम को इन्वेस्ट करना है, किसमें करना है, टाइटन में करना, ठीक है, ठीक है। तो टाटा इस गए राम के पास, बोले भाई मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो आप, ठीक है। तो बोलेगा मेरे को इतना टका चाहिए। तो कैसे वो टका निकाले कि कितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो कैसे निकाले, वो अभी जान रहे हैं हम लोग। पहला है, बोलेगा भाई मेरे को मिनिमम तो रिस्क फ्री रेट चाहिए ही, कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, सपोज टाइटन कहाँ लिस्टेड है, इंडिया में, तो इंडिया का ही बात होगा। इंडिया का रिस्कीनेस क्या है, इंडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को कितना मिलता है, मान लो मेरे को 6% मिलता है। आप इंडिया के कोई भी बॉन्ड्स लोगे या इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो 6% मिलेगा एज ऑफ 2024। तो राम बोलेगा भाई मैं टाइटन में इन्वेस्ट करूंगा टाटा जी, बट मेरे को मिनिमम तो इंडिया से जितना रिटर्न मिलता है रिस्क फ्री रेट, अगर मैं सॉवरेन कंट्री पे इंडिया पे लगाऊं, मैंने वो रिस्कीनेस नहीं है ना, कम है। आई नो डबल बी ट्रिपल बी जो भी रेटिंग है अपना रहने देते वो, बट मैं बोलूं इंडिया तो डिफॉल्ट नहीं करेगी ना। टाइटन डूब सकती है कल, टाइटन कल बंद हो सकती है, बट इंडिया तो कल बंद नहीं हो जाएगी। करेक्ट। तो राम बोलेगा टाटा मेरे को इंडिया में लगाने के लिए इंडिया से जितना रिटर्न मिलता है, रिस्क मैंने डिफॉल्ट नहीं हो, रिस्क फ्री रेट जितना मिलता है उतना तो मेरे को चाहिए ही पहला। तो बोलेगा चलते को 6% दिया, 6% में खुश हो जाएगा तुम, बोलेगा नहीं, तुम्हारा डिफॉल्ट तुम्हारा रिस्कीनेस और इंडिया का रिस्कीनेस बराबर नहीं है, इंडिया रिस्कीनेस कम है, आपका रिस्कीनेस ज्यादा है, कभी भी बंद हो सकते हो, पर इंडिया कल कभी भी डिफॉल्ट नहीं कर देगा। तो बोलेगा अभी मैं इक्विटी मार्केट पे लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं समराइज कर दूंगा, आई नो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट अगर आप ये बात समझ जाओगे ना, सी फॉर सीए फाइनल इट्स नॉट इंपॉर्टेंट इतना समझे हम, पर प्रैक्टिकली मेरा मोटो सिंपल है, मैं प्रैक्टिकली आपको समझाना चाहता हूँ सो दैट आप ये कहीं भी अप्लाई कर पाओ, आप खुद भी कोई कंपनी का वैल्यूएशन कर पाओ, आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे आप खुद भी कर पाओ, ये मेरा मोटिव है। अगर मेरे को अगर प्रैक्टिकली हटाना है, बस ये समझाना मेरे को 10 मिनट लगेगा,
अगर आपको वो चाहिए तो आप मेरे को बताओ, आप ये स्किप भी कर सकते हो, काफी एकदम डायरेक्ट चल जाओगे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी से कैसे निकलता है आप उस पर चल जाओ। बट आई एम फोकसिंग ऑन अ लार्जर ऑडियंस कि मैं ओनली थियोरिटिकल नहीं समझाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई भी होगा। ठीक है, सो दैट आपको अलग अलग कोर्सेस नहीं करने पड़े कि वैल्यूएशन का अलग कोर्स करना पड़े, इक्विटी रिसर्च का अलग नहीं करना पड़ेगा आपको। हमारे सिलेबस में सब है, बस थोड़ा थियोरिटिकल, उस पर अगर मैं प्रैक्टिकल एंट्री दे दूं तो आप बराबर हो जाओगे, आपके लिए इजी है। करेक्ट। सो राम ने टाइटन में बोला, ठीक है, टाइटन में इन्वेस्ट करेगा, रिस्क फ्री रेट उसको समझ आया। बोला अब तो टाइटन तो इक्विटी लिस्टेड कंपनी है ना, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को मिनिमम इतना चाहिए। तो बोलेगा ठीक है, मार्केट का जो भी रिटर्न है, मान लो 12% निफ्टी का रिटर्न है, ठीक है, बोलता है निफ्टी का रिटर्न 12% है माइनस रिस्क फ्री रेट, तो मैं 6% इक्विटी रिस्क प्रीमियम है, मतलब इक्विटी में लगाने का रिस्कीनेस कितना है, 6%। इजीनेस के लिए मैं एक बार पकड़ लेता हूँ, रिस्क फ्री रेट 7% है, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो। चलो 5% पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो फिर से आते हैं, अपना रिस्क फ्री रेट कितना था, 5%। राम बोला कि भाई मैं टाइटन में लगाऊंगा तो सही, बट वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो स्टॉक मार्केट का जो रिस्कीनेस है, उसका जो एक डर है, उसका जो एक परसेप्शन है, रिस्क परसेप्शन, उसका क्या रिस्कीनेस है, कितना प्रीमियम, मेरे को उसके लिए भी प्रीमियम चाहिए। मेरा प्रीमियम इज नथिंग, बट मेरे को उसके लिए भी एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। तो बोलेगा ठीक है, टाइटन वाला बोला देखो, निफ्टी 12% रिटर्न दे देता सालों साल, ठीक है, उससे आप 6% हटा दो, क्योंकि आप 6% ऑलरेडी ले रहे हो। 12% में इंडिया का जो रिटर्न है, रिस्क फ्री रिटर्न, वो भी इंक्लूडेड है, चलो वो हटा दो, 5% सॉरी। तो मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कितना रिस्कीनेस है 7%। करेक्ट। 12 मेरा स्टॉक मार्केट का रिटर्न है, -5 मेरा रिस्क फ्री रिटर्न, 7% मेरा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रिस्कीनेस। तो बोलेगा मेरे को 7 तक का एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। 7 टका तो मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, बट आपका कंपनी का भी तो बीटा होगा, बीटा मतलब आपका कंपनी, अगर मान लो, बीटा क्या होता है, चलो बीटा यहां समझाते हैं। सपोज निफ्टी 1% से मूव किया, ठीक है, तो टाइटन किससे कितना से मूव करेगा, ये मान लो 0.95 से भी मूव कर सकता है, 1.25 से भी कर सकता है, 1 से भी कर सकता है, 1.05 से कर सकता है, ठीक है। बीटा मतलब क्या, मार्केट के हिसाब से आपका कंपनी कितना रिस्क ज्यादा है, आपका कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कितना रिस्क ज्यादा है, ठीक है, मार्केट के हिसाब से आपका कंपनी कितना रिस्की ज्यादा है, ये हो गया बीटा। समझ आया। तो अगर 1% होता, मतलब अगर निफ्टी 1% से भागेगा, टाइटन भी 1% से भागेगा, तब मेरे को बीटा नहीं चाहिए, तो 1 ही है मेरा बीटा, 1 नहीं है मेरा, करेक्ट, तब तो मेरा बीटा 1 है। बट मैं बोल रहा हूं नहीं, निफ्टी अगर 1% से भागेगा, मेरा कंपनी 25% ज्यादा रिस्की है, मतलब अगर निफ्टी 1% से भागेगा, मेरा कंपनी 1.25% कमाएगा, निफ्टी अगर 1% से गिरेगा, मेरा शॉक 1.25% से गिरेगा। समझ आया। तो बोला ठीक है, टाइटन का मान लो बीटा आया 1.25, मतलब मेरे को 7% तो स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए चाहिए, पर आपका कंपनी 25% ज्यादा रिस्की है। अगर बोल रहा है, अगर मैं मार्केट में लगाऊंगा मैं 7 into 1 कर दूंगा, पर आपका कंपनी मार्केट से ज्यादा रिस्की है, कितना ज्यादा रिस्की है, 25% ज्यादा रिस्की है। तो मैं कितना, मेरे को एक्स्ट्रा कितना चाहिए, मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए 1.25, ठीक है। तो अपना क्या आ गया, तो टाइटन में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को कितना के ही चाहिए, फॉर्मूला क्या था, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। मेरा आर एफ कितना था, 5%। मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कितना रिटर्न चाहिए, मेरे को 12% देता है, -5%, ये हो गया मेरा रिस्कीनेस 7%, ठीक है, इंटू बीटा, मतलब 5% प्लस 7 into 1.25, 7 into 1.25 कितना होता है, चेक करें, रुको, कैलकुलेटर निकालते हैं ना, सीए है ना हम लोग को 1 + 1 कितना में होता है, वो भी कैलकुलेटर चाहिए। करेक्ट। 5 + 8.75, मतलब
13.75%। मतलब राम को टाइटन में इन्वेस्ट करने के लिए 13.75% इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, इतना टका उसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। समझ आया? अभी फिर से मैं लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत ध्यान है। सही, वाई एम एक्सप्लेनिंग इतना बार। अगर आप एक बार कहीं समझ जाओगे ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, कुछ भी कर सकते हो, कोई का भी वैल्यूएशन कर सकते हो आप। ठीक है, ये एकदम बेसिक वाला कही है। पहला है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को कितना चाहिए, 5% मेरे को मिलेगा। इंडिया में मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूं बॉन्ड वॉन्ड में 5% मिलेगा। ठीक है, मेरे को 5% तो चाहिए ही। बट मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो स्टॉक मार्केट रिस्की ज्यादा है कंपेयर टू आर इंडिया का। वो क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, अप डाउन हो सकता है, कोई गारंटीड नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे को कितना प्रीमियम दोगे, अब कितना मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए? मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए 60 तक का। मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए 7%। 7% कहां से आया? 12% मेरा स्टॉक मार्केट का रिटर्न है, उससे मैंने इंडिया का रिटर्न माइनस किया, रिस्क फ्री रिटर्न, तो 7% है मेरा। 7% मेरे को एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। बट टाइटन में इन्वेस्ट करने के लिए कितना मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए? 25% ज्यादा, 1.25%। तो मेरे को इंडिया मतलब टाइटन में इन्वेस्ट करने के लिए 8.75% चाहिए। टोटल में मेरे को टाइटन में इन्वेस्ट करने के लिए कितना चाहिए? 13.75। आपको ये बताओ, समझ आया? आया ना? बराबर समझ आया? बेसिक समझ आया? क्यों क्यों हम लोग, मतलब व्हाट इज द लॉजिक, हम लोग आरएफ लेते हैं, आरएम लेते हैं, आरएफ लेते हैं, बीटा लेते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ये समझ आया? ये जरूरी है। अगर आपको कंफ्यूज हो रही हो, फिर से वीडियो को देखो, समझ जाओगे आप। ठीक है, तो हमने पहले क्या देख लिया? हमने के ही क्या होता है ये समझ लिया, करेक्ट। अभी हम समझते हैं न्यूमरेटर में क्या लोगे, अर्निंग्स लोगे, या सेल्स लोगे, या डिविडेंड लोगे, या प्रॉफिट लोगे, या कैश फ्लो लोगे। अगर कंपनी मैच्योर्ड कंपनी है, मतलब कंपनी की अर्निंग सही है, बराबर है, ठीक है, तो आप अर्निंग्स लोगे। अर्निंग्स क्या होता है? नेट प्रॉफिट ही होता है बेसिकली। ठीक है, सेल्स कब लोगे? अगर मान लो और ईपीसी कंपनीज होते हैं या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है, उसके लिए हम लोग सेल्स ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उनकी प्रॉफिट अप डाउन हो सकता है। सेल्स उनका क्या है? अब उनका सेल्स क्यों लेते हैं? जहां भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिलते हैं, मान लो कोई भी ईपीसी कंपनी जैसे आरबीएनएल हो गया, ये सब हो गए, इनको क्या ऑर्डर्स मिलेंगे? कब गवर्नमेंट ऑर्डर्स देंगे इनको और ये एग्जीक्यूट करेंगे, तो इनका सेल्स क्या कंफर्म है, इतना उसको सेल्स का वैल्यू मिलेगा ही। मान लो 100 करोड़ का ऑर्डर मिला तो उसको 100 करोड़ मिलने ही वाला है। तो सेल्स इज मोर गारंटेड देन द प्रॉफिट। प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है उसका, बट सेल्स गारंटेड है उसका, मोर और लेस, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा? सेल्स उसका न्यूमरेटर पकड़ लूंगा, उससे मैं उसका वैल्यूएशन निकालने का कोशिश करूंगा। उसने इतना सेल्स करेगा तो मेरे को वैल्यू इतना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड कब लेंगे? अगर कंपनी डिविडेंड देती होगी, डिविडेंड का हिस्ट्री है, तब लेंगे। प्रॉफिट अर्निंग्स किसके लिए नहीं लेंगे? स्टार्टअप्स के लिए नहीं लेंगे, जो लॉस मेकिंग कंपनीज है उनके लिए मैं अर्निंग्स कैसे लूंगा? नेगेटिव है तो वैल्यूएशन तो मैं नेगेटिव आ जाएगा, तो उनके लिए भी मैं सेल्स प्रेफर करूंगा। या फिर वो इंडस्ट्री का और कोई एट्रीब्यूट है तो उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। ठीक है, और कैश फ्लो तो ठीक है, अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होगा तभी आप लोगे, नहीं तो नहीं लोगे, करेक्ट। कोई कोई कंपनी के जिसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है उसके लोगे, वरना नहीं लोगे। समझ आया? इतना समझ आया? इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन में दो ही चीजें है, एक है आप किससे लोगे, क्या एट्रीब्यूट लोगे, और किससे टानोगे। कई तो एकदम बराबर समझ आया होगा। दोनों ही जजमेंटल है। आपका और मेरा भी कई अलग से हो सकता है, आपका और मेरा वैल्यूएशन अलग हो सकता है। वैल्यूएशन इज फुल्ली सब्जेक्टिव। ठीक है, आप न्यूमरेटर अलग ले सकते हो, मैं ले सकता हूँ अलग। आपको लगता है अर्निंग्स प्रेफर्ड है तो आप अर्निंग्स लो, मेरे को लगता है सेल्स प्रेफर्ड है तो मैं सेल्स लूंगा, अलग हो सकता है। ठीक है, आपका स्टोरी अलग हो सकता है, मेरा स्टोरी अलग हो सकता है। मेरे को लगता है सेल्स कंफर्म है तो मैं वो लूंगा आरवीएनएल के लिए। आपको लगता है नहीं मैं नेट प्रॉफिट से सही वैल्यूएशन कर सकता हूँ, मैं नेट प्रॉफिट लूंगा, आप लो। समझ आया? ठीक। अभी क्या है? अभी हम सिलेबस में हम लोग को क्या सीखने बोल रहा है? अभी हम लोग को बोल रहा है कि इक्विटी का वैल्यूएशन तीन तरीका से आप कर सकते हो। एक हो गया एक हो गया डिविडेंड बेस्ड मॉडल, एक हो गया अर्निंग बेस्ड, एक हो गया कैश फ्लो बेस्ड। तीन जगह से कर सकते हो, डिविडेंड से कर सकते हो, अर्निंग से कर सकते हो, कैश फ्लो से कर सकते हो। एक एक करके समझना है, डिविडेंड मॉडल क्या बोलना चाहता है, अर्निंग बेस्ड मॉडल क्या बोलना चाहता है, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल क्या बोलना चाहता है। ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा लॉन्ग हो, ठीक है, लंबा चलेगा ये, क्योंकि आई आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी एट द स्टेज, तब आपको भी अच्छा रहेगा। पार्ट बाय पार्ट में देखोगे उससे अच्छा इजी रहेगा आपके लिए।
ठीक है। और वरना अगर आप बोलोगे तो मैं डिविडेंड बेस्ड आज तक करूंगा, फिर नेक्स्ट डे अपने कर सकते हैं अर्निंग बेस्ड, उसके अगले दिन कैश फ्लो बेस्ड, फिर बैलेंस ऑफ द चैप्टर्स, आप जैसा बोलोगे। बताओ क्या करना है, आज अर्निंग बेस्ड तक ही रहने दे? ऐसे कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे आप? ठीक है, ठीक है, डिविडेंड करते देखते कितना टाइम है, फिर अगले दिन करेंगे नहीं तो। ठीक। तो डिविडेंड बेस्ड मॉडल में हम लोग को क्या क्या है, एक हो गया सिंगल पीरियड, एक हो गया मल्टी पीरियड। क्या होता है? अच्छा, डिविडेंड बेस्ड मॉडल पढ़ने के पहले हम लोग कुछ कुछ एजम्पशंस लेते हैं। पहला क्या है कि डिविडेंड मोस्टली कंपनीज एनुअली देती है, मतलब साल में एक ही बार देती है। ठीक है, ये सबसे पहला एजम्पशन है, मतलब सरप्राइज डिविडेंड नहीं रहती है। इंटरिम डिविडेंड जिसको आप बोलोगे वो कंपनी नहीं देती है, हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। अगर देगी तो आप उसके हिसाब से पीरियड चेंज कर लोगे, और कुछ नहीं अलग। हम लोग के एजम्पशन ये रहेंगे कि डिविडेंड कंपनी एक बार देती है। ठीक है। सिंगल पीरियड क्या है कि आज आप खड़े हो 2024 में, 2025 में कंपनी डिविडेंड देने वाली है, तो कंपनी का प्राइस निकाल लो आज। कैसे निकलेगा कि मान लो डिविडेंड कंपनी देगी ₹5 पर शेयर। ठीक है, सिंगल पीरियड में समझा रहा हूं कैसे निकलते हैं। और मान लो प्राइस आपको लगता है ₹110 होगा नेक्स्ट ईयर, कैसे भी आप प्राइस निकाले अलग बात है। आपका मान लो के ही है 10%, तो अब आज प्राइस निकालो, आज का प्राइस क्या होगा? 5 प्लस 110 डिवाइड बाई 1.10, 115 डिवाइड बाई 1.10 कितना होता है देख लेते हैं। ₹104। ठीक है, मतलब सपोज ये कंपनी है एक्स, एक्स कंपनी नेक्स्ट ईयर 2025 में ₹5 डिविडेंड देगी पर शेयर। ठीक है, एक्स कंपनी का प्राइस नेक्स्ट ईयर ₹110 होगा। आज उस कंपनी का प्राइस क्या होना चाहिए? आज उस कंपनी का प्राइस होना चाहिए 104। वैल्यूएशन कुछ नहीं है, बस बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और कुछ नहीं है। इसीलिए सीए स्पेशली फाइनेंस में, अगर आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो टॉपिक है, वो जो चैप्टर, दैट इज देयर इज नो चैप्टर है सच टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर बट वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, लॉजिक, ये अगर आपको इजी है, समझ आया है, देन फाइनेंस इज वेरी इजी फॉर, कोई भी चैप्टर उठा लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी वीक है, या आपको लगता है वो उस पर मैं फोकस ज्यादा करूं, आई कैन मेक अ न्यू वीडियो फॉर इट। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको वो जरूरत है। ठीक है, देन आई विल मेक अ वीडियो। ठीक है, मिनिमम मेरे को 50 कमेंट्स चाहिए, तभी मैं वो वैल्यू बनाऊंगा। ठीक है, सिंगल पीरियड समझ आया डिविडेंड बेस्ड मॉडल में, कि भाई मेरे को नेक्स्ट शेयर का डिविडेंड पता है, प्राइस पता, आज वैल्यू क्या होगा वो बता दो, बहुत ईजी है सिंगल पीरियड। ठीक है, मल्टी पीरियड पे आते हैं। मल्टी पीरियड पे एज्यूम करते हैं हम लोग कि कंपनी का 3 स्टेज हो सकता है। एक हो सकता है कोई ग्रोथ नहीं, कंपनी आज जैसी है वैसी ही रहेगी जिंदगी भर। ठीक है, अब वो कंपनीज कैसे बोल सकते हो आप, ऐसे मोस्टली कंपनीज रहेंगी ही नहीं, कंपनी कुछ तो ग्रो करेगी। ठीक है, कोई भी एक बहुत मैच्योर्ड कंपनी है, या ऐसा है कि मतलब 2 4 5 साल ऐसे ही रहेगी, या कंपनी का वही स्टेबल है, तो नो ग्रोथ, इसके एग्जांपल्स बहुत कम मिलेंगे आप। ठीक है, एक हो सकता है कांस्टेंट ग्रोथ, कि कंपनी आज जैसे ग्रो कर रही है वैसे ही 10 15 साल और भी वैसे ही ग्रो करेगी, या लाइफ टाइम वैसे ही ग्रो करेगी। आप मान के चल सकते हो आज के डेट पे नेस्ले, अगर वो कोई भी कुछ नहीं लाती है नए प्रोडक्ट्स, मान लो मैगी का सेल्स, मैगी के सेल्स, या फिर आपका उसका जो मिल्क पाउडर है उसका सेल्स, वो बराबर सेम ही रहेगा, आज जैसी चल रही है वैसे ही चलेगी। सपोज हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, नेस्ले कैन बी अ कंपनी की कांस्टेंट ग्रोथ हो उसका। ठीक है, आज कंपनी अगर 4% से ग्रो करी है, 5% से ग्रो करी है, उस हिसाब से ही ग्रो करेगी। सी नो ग्रोथ अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं ये फिजिबल नहीं है। अरे आपको समझो, कंट्री अगर ग्रो करेगी, जीडीपी हमारी ग्रो करेगी, ऑब्वियसली वो सेल्स की ग्रो करेगी, एकदम कांस्टेंट नहीं रहेगी ना। कभी 1% 2%, कभी डाउनफॉल आएगी कि डिग्रोथ होगी, बट ग्रो तो करेगी। ठीक है, प्रैक्टिकली नो ग्रोथ बहुत कम मिलेगी। ठीक है, बट कांस्टेंट ग्रोथ कैन बी एन एग्जांपल, जो मैच्योर्ड कंपनीज होती है, अगर उसके सेम प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी नए पिवट नहीं मारती है, या कंपनी के सेम प्रोडक्ट्स रहते हैं और कंपनी मैच्योर्ड फेज में है, उसकी कस्टमर बेस नहीं बढ़ती है, कंपनी वही रेट से ग्रो करेगी। एग्जांपल कुड बी नेस्ले, बट वाई कैनॉट बी टाइटन, बिकॉज टाइटन नए नए प्रोडक्ट्स निकाल दी है। अभी तनिष्क में मान लो नए नए प्रोडक्ट्स हैं, टाइटन जो वॉचेस है उसमें नए प्रोडक्ट्स ला रही है वो, एंड उसका कस्टमर बेस इज नॉट सेम।
कस्टमर बेस चेंजेस, करेक्ट, टाइटन की कस्टमर बेस चेंज होती रहेगी। रिलायंस मान लो, रिलायंस इज अ मैच्योर्ड कंपनी, बट उसकी जो ग्रोथ है वो ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज रिलायंस रिटेल इज न्यू, जियो इज न्यू। आपके ऑयल कंपनीज में वो जो रिन्यूएबल्स में जा रहे हैं वो नए हो सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एज अ होल, पेरेंट कंपनी, उसके नए नए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। उसके जो सेम प्रोडक्ट्स है, बहुत एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, उसमें भी कस्टमर बेस अलग हो सकते हैं। दैट्स व्हाई कांस्टेंट ग्रोथ कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, बट नेस्ले स्पेशली फॉर द मिल्क पाउडर्स एंड दी योर मैगी, ये दोनों अगर प्रोडक्ट को आप कंसिडर करोगे तो इसका ग्रोथ बराबर सेम ही रहेगा। ठीक है, एक हो सकता है वेरिएबल ग्रोथ, माने एक कंपनी को आप एक ही ग्रोथ रेट से नहीं टांग सकते हो। समझ आया? ये नहीं समझ है ना, वेरिएबल ग्रोथ समझते हैं। मतलब क्या, कंपनी कुछ टाइम तक तो बहुत हाई ग्रोथ करेगी, सुपर नॉर्मल ग्रोथ करेगी, फिर नॉर्मल ग्रोथ करेगी, नॉर्मली जितनी जीडीपी ग्रो करेगी मान लो 4 या 5% से ग्रो करेगी, फिर मैच्योरिटी, फिर जीडीपी से हल्का कम या जीडीपी के बराबर ग्रो करेगी। ठीक है, तो अगर 3 फेज है कंपनी का, कंपनी पहले एक हाई ग्रोथ, बहुत बहुत लंबे, जैसे जोमेटो पकड़ लो, हाई ग्रोथ फेज में थी कुछ दिन, अभी मान लो नॉर्मल ग्रोथ में, अगर अभी भी हाई ग्रोथ पे, पर अगर एग्जांपल के मान लो एक बार नॉर्मल ग्रोथ पे, फिर वो मैच्योरिटी में जाएगी। ये तीनों फेजेस के लिए क्या एक ग्रोथ रेट देना फिजिबल है? यू विल टेल मी। एक ग्रोथ अगर तीन है, 3 स्टेजेस है कंपनी के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 3 पार्ट्स के लिए क्या एक ग्रोथ रेट, सपोज मैं बोल दिया 5% या 7%, इज इट फिजिबल टू गिव इट? नो। इसलिए क्या होता है, वेरिएबल ग्रोथ मतलब क्या, आपके कंपनी का जो लाइफ साइकिल या कंपनी के फेजेस है उस हिसाब से आपको ग्रोथ दू। सिर्फ मोर प्रैक्टिकली दिस इज द करेक्ट वन, नॉट इवन दी कॉन्स्टेंट ग्रोथ, क्योंकि कोई कंपनी कॉन्स्टेंटली ग्रो एक ही रेट पे नहीं करेगी। अगर मैं नेस्ले में ही फिर एग्जांपल हूं, सी इट्स अ डिबेट, इसलिए मैं बोला वैल्यूएशन इज अ जजमेंट। अगर आप नेस्ले में ही आओ, नेस्ले अगर आप आज से 10 साल पको, ऑब्वियसली 10 साल 5% पे ही ग्रो नहीं करेगी, कभी उसके हाई ग्रोथ भी आ सकते हैं। मैगी के कुछ और वो वेरिएंट्स ले आए तो वो आपका ग्रोथ उसका चेंज हो सकता है। मिल्क पाउडर्स में अगर कोई बेस्ट आपका प्रोडक्ट्स नए लिया या कुछ नए फ्लेवर्स ला दे तो उसका प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई नए प्रोडक्ट्स ऐड ऑन कर दे। इसलिए एज अ कंपनी होल देखेंगे ना हम लोग, प्रोडक्ट वाइज नहीं देखेंगे, करेक्ट? सो विच इज मोर प्रैक्टिकली करेक्ट, दी वेरिएबल ग्रोथ रेट। बट हम लोग को सिलेबस में तो तीनों ही पढ़ना पड़ेगा, तो हम तीनों ही पढ़ेंगे। तो डिविडेंड बेस्ड मॉडल में क्या था, एक हो गया सिंगल पीरियड, दैट इज वेरी इजी। सेकेंड इज माई मल्टी पीरियड, मतलब कॉन्स्टेंट ग्रोथ, एक कॉन्स्टेंट ग्रोथ दे दो आप, एक है वेरिएबल ग्रोथ, एक है नो ग्रोथ। नो ग्रोथ इज सिंपल, प्रेफरेंशियल का भी यही वैल्यूएशन होता है, बाई डिविडेंड डिवाइड बाई के। मतलब अगर मान लो इस एग्जांपल में मान लो पी जीरो क्या हो जाएगा, इसका मैं बोल रहा हूं, पी जीरो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 0.10, सिंपल। ठीक है, जो भी आता है, नो ग्रोथ समझ आया। अब अभी हम लोग आते किसमें आना हम लोग को, कॉन्स्टेंट ग्रोथ पे। इस पे क्या हम लोग एज्यूम करें कि ग्रोथ रेट कंपनी की बराबर रहेगी। इसका एग्जांपल हमने क्या दिया, नेस्ले। ठीक है, प्राइस क्या होगी, D1 डिवाइड बाई के माइनस जी। D1 कैसे निकालेगी कंपनी, आज यदि मान लो आज D0 है 5, ये भी एग्जांपल हो सकता है कि 5 रुपए कंपनी दे रही है, इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। अरे डिविडेंड भी तो ग्रो करेगा ना आपको, ग्रोथ रेट से कंपनी अगर ग्रो करेगी, मान लो ग्रोथ रेट मान लो है 4%, तो 5 इंटू 1.04, ठीक है, 5 इंटू 1.04 मतलब 5.2। तो कंपनी मान लो 5.2 नेक्स्ट ईयर देगी डिविडेंड, उसकी ग्रोथ रेट मान लो मैं 10% पकड़ लो तो, अच्छा 13.75 पकड़ते, बेस्ट है, हमने तो वही निकाला था ना। तो 0.1375, और ग्रोथ रेट मैंने पकड़ लिया 4, तो 0.04, 5.2 डिवाइड बाई 0.0975, करेक्ट? कितना होता है मैं देख लेता हूँ, 5.2 डिवाइड बाई 0.0975, 53 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी 4% से ही ग्रो करेगी सारी जिंदगी, सेकेंड अगर कंपनी नेक्स्ट ईयर 5.2 डिविडेंड देगी, कंपनी थर्ड, कंपनी को अगर मेरे को 13.75 ही रिटर्न चाहिए मिनिमम,
तो उसका प्राइस आज होना चाहिए 53 रुपीज। समझ आया एक्सप्लेनेशन? नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बोलता हूँ। ये P0 जो 53 निकला, कैसे निकला और व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टेंट ग्रोथ में? फर्स्ट माई एजम्पशन इज कि कंपनी 4% से ही ग्रो करेगी। सेकेंड माई एजम्पशन इज कि कंपनी नेक्स्ट ईयर 5.2 रुपीज ही डिविडेंड देगी। थर्ड माई एजम्पशन इज मेरे को मिनिमम 13.75 रेट ऑफ रिटर्न चाहिए इस कंपनी से। कंपनी का नाम है नेस्ले। ठीक है, अगर ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल है, मतलब ये तीन एजम्पशन सही है, तो नेस्ले का भाव आज 53 रुपीज होना चाहिए। इतना समझ आया? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ आया कॉन्स्टेंट ग्रोथ? ठीक है, अभी हम आते हैं वेरिएबल ग्रोथ पे। वेरिएबल ग्रोथ पे हम लोग ने समझ लिया था लॉजिक क्या है। तो वेरिएबल ग्रोथ का अजम्पशन यही है कि आप एक से ज्यादा या दो से ज्यादा ग्रोथ रेट दोगे। तो वेरिएबल ग्रोथ हम लोग के सिलेबस में बोलते हैं 2 स्टेज हो सकता है या 3 स्टेज हो सकता है। 2 स्टेज मतलब क्या? एक हाई ग्रोथ और एक नॉर्मल ग्रोथ, बस। 3 स्टेज क्या होगा? नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड मीडियम, ट्रांजिशन वाला। वो जो मैं ये जो समझा रहा था ना, दिस वन, ये जो है हाई ग्रोथ, नॉर्मल, मैच्योरिटी, ये हो गया आपका 3 स्टेज। 2 स्टेज में क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी हट जाएगा, हाई ग्रोथ और नॉर्मल ग्रोथ रहेगा, मतलब बराबर वाला। ठीक है, तो 2 स्टेज के पहले समझते हैं कैसे निकालेंगे। प्राइस आज निकालना है, डिविडेंड आज कितना दिया? मान लो 5 रुपीज दिया है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ मान लो 7% है, एंड मान लो 5 ईयर्स है, नॉर्मल ग्रोथ मान लो मेरा 4 है, के मान लो 13.75 है, नॉर्मल ग्रोथ मान लो 4 है। ठीक है, इसका एक प्राइस आएगा। ये प्राइस क्या आएगा वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। सब मैं आपको नहीं करके दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, करना आपको है। अगर आप ये करके दोगे आपके लिए सरप्राइज रहेगा फिर। 2 स्टेज का समझ आया? कुछ नहीं है यहाँ पे। आप नॉर्मल एक ग्रोथ, एक को बोल रहा हूं मैं एबनॉर्मल ग्रोथ, एक को मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल ग्रोथ। 2 स्टेज में, 3 स्टेज में मैं क्या बोल रहा हूँ? एक है हाई ग्रोथ, एक है नॉर्मल ग्रोथ और एक है मैच्योरिटी। 3 है बराबर, यही एकदम। अगर आप पहला मैं बोला वेरिएबल ग्रोथ इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वन। सेकंड, ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है 3 स्टेज। ऐसी कंपनीज ऑपरेट करती है प्रैक्टिकल लाइफ में। आप कुछ भी सोच लो, आप अपने करियर को भी सोच लो। आप एक बार हाई ग्रोथ में हो, फिर एक नॉर्मल ग्रोथ पे जाता है, फिर कुछ दिन मैच्योरिटी जाता है, फिर आप पिवट करते हो या फिर कुछ लाइफ में चेंज करते हो, फिर आप पैसे रेस करते हो। करेक्ट? हम लोग का साइकिल हमेशा, चाहे वो कंपनी का हो या कोई का भी हो, लाइफ का हो, हमारा ऐसे हमेशा ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे। करेक्ट? यही है ना? ये हो गया मेरा हाई, ये हो गया मेरा नॉर्मल, ये हो गया मेरा मैच्योरिटी, फिर वैसे घूमते हम लोग। करेक्ट? लाइफ में यही है, लाइफ साइकिल यही है हम लोग का। चाहे कोई कंपनी का बोल लो, आप अपना ह्यूमन लाइफ साइकिल बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, 3 स्टेज में क्या बोल रहा हूं मैं? मेरे को डिविडेंड पता है, 5 रुपीज ही पकड़ लो। मेरे को अब नॉर्मल ग्रोथ पता है, नॉर्मल ग्रोथ मेरे को पता है 4। एज क्या हो गया? मेरा ट्रांजिशन पीरियड। मान लो जो नॉर्मल ग्रोथ है, मतलब मेरा हाई ग्रोथ से मैच्योरिटी जाने के लिए जो नॉर्मल कितना ट्रांजिशन लगेगा? मान लो मैं बोल रहा हूँ 8 ईयर्स, तो मेरा एज कितना हो गया? 8/2, 4। तो मान लो मेरा एज है 4, एबनॉर्मल ग्रोथ में 10 बोला, 7 बोला ही था, नॉर्मल 5, रेट ऑफ रिटर्न में 13.75 बोल ही रहा हूँ। करेक्ट? आप इसका भी निकालोगे। सपोज ये कंपनी है नेस्ले, आप मेरे को बताओगे 2 स्टेज में क्या प्राइस आ रही है और 3 स्टेज में क्या प्राइस आ रही है। समझ आया? क्या करके बताओगे? आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि इस चैप्टर को अभी तक जो मैंने समझाया वो रिवाइज करोगे। सेकंड, मेरे को 2 स्टेज और 3 स्टेज वेरिएबल ग्रोथ रेट का वैल्यू बताओगे, प्राइस क्या निकला, क्या डिफरेंस है, एंड डिफरेंस क्यों आया वो आप अगर बता पाओगे तो बस मैं समझूंगा, आप मैं समझा पाया हूं। थियोरिटिकली समझना नहीं है, प्रैक्टिकली, मतलब बेसिक अपना एग्जांपल लेकर समझो कि क्यों आया। समझ आया? तो हमने अभी तक क्या क्या रिवाइज किया, मैं फट से समझा देता हूँ, फिर अपने क्लास को खत्म करेंगे। आज आज का ये टॉपिक को हमने समझाया। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में 5 चीजें पढ़नी है: इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन, प्रेफरेंस शेयर्स का, आपका राइट्स का, बॉन्ड्स का,
और थियोरी कुछ पढ़ने। मिनिमम रेट ऑफ रिक्वायर्ड, डिस्काउंट रेट, आईआरआर पहले वीडियो में पढ़ा था। सेकंड वीडियो में अभी हमने पढ़ा कि इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। इक्विटी शेयर्स का वैल्यू करने का तीन तरीका, एक हो गया डिविडेंड बेस्ड मॉडल, एक हो गया आपका अर्निंग्स बेस्ड मॉडल, एक हो गया, हाँ मैं भूल गया, ओह रुको, एक हो गया डिविडेंड बेस्ड मॉडल, एक हो गया अर्निंग बेस्ड मॉडल, एक हो गया कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। ठीक है, हम लोग को ये तीनों समझना है। फिर हमने समझा अगर एक एग्जांपल लेके कि अगर अर्निंग बेस्ड मॉडल का फॉर्मूला ले लूं कि वैल्यूएशन मतलब कि आज में कितना वैल्यू है कंपनी का, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंस क्या है, न्यूमरेटर में अगर नॉमिनल रहेंगे तो डिनोमिनेटर में भी नॉमिनल रहेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी या मिनिमम रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न या फिर मेरे को मिनिमम डिस्काउंट रेट क्या है, ये तीनों बराबर होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस, बट वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। कैसे निकलता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कैलकुलेटिंग द केई, वो हमने समझा कि कंपनी में स्टॉक मार्केट में रखाने के लिए रिस्कीनेस क्या है, फिर कंपनी का रिस्कीनेस देखूंगा, कंट्री का रिस्कीनेस देखूंगा, ये तीनों को मिला के मैं डिस्काउंट रेट निकलता है। ठीक है, फिर हमने समझा, फिर हमने स्टार्ट किया डिविडेंड मॉडल से, डिविडेंड बेस्ड मॉडल। डिविडेंड बेस्ड मॉडल बोलता है दो तरीका का होता है। डिविडेंड बेस्ड मॉडल आप कब कर सकते हो, ओनली व्हेन द कंपनी गिव्स अ डिविडेंड। अगर आपको पता ही नहीं डिविडेंड कंपनी क्या देगी तो आप डिविडेंड बेस्ड मॉडल फॉलो नहीं कर सकते, ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है, डिविडेंड बेस्ड मॉडल का इट इज मोर और लेस डन फॉर अ मैच्योर्ड कंपनी ओनली, की कंपनी डिविडेंड देती रहती है, हिस्ट्री है डिविडेंड देने की। सिंगल पीरियड और मल्टी पीरियड है। सिंगल पीरियड मतलब क्या, कंपनी नेक्स्ट ईयर क्या डिविडेंड देगी, क्या प्राइस है उस हिसाब से प्राइस निकालो। मल्टी पीरियड क्या, कंपनी का आप एक साल से ज्यादा का प्राइस निकालो, एक साल से ज्यादा डिविडेंड देगी उसका पता है आपको, उस हिसाब से प्राइस निकाल रहे हो, करेक्ट। मल्टी पीरियड में आता है नो नो ग्रोथ की, आप कंपनी ग्रो ही नहीं करेगी, अब बराबर कर लो, ये प्रेफरेंस शेयर्स का भी वैल्यूएशन होता है, वो मैं बाद में समझा दूंगा। सेकेंड है कांस्टेंट ग्रोथ की, कंपनी कॉन्स्टेंटली एक ही ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी जिंदगी भर, 4 5 साल 10 साल जो इतना के लिए भी आप वैल्यू करे हो। उसका एग्जांपल दिया हमने नेस्ले मैगी का और मिल्क पाउडर का। थर्ड हमने बोला कि वेरिएबल ग्रोथ की कंपनी वेरिएबली ग्रो करेगी, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मैंने बताया। ग्रो करेगी मतलब अभी कुछ हाई ग्रोथ कुछ दिन, फिर नॉर्मल ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी, फिर हाई ग्रोथ, वेरिएबल, ऐसे चलती जाएगी लाइफ साइकिल। इसका एग्जांपल आप कुड बी जोमेटो, इट कुड बी नेस्ले आल्सो इफ दे ब्रिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन देयर बास्केट, कुछ भी हो सकता है। हमने ये समझा, हमने ये समझा कि वेरिएबल ग्रोथ पे क्यों एक ग्रोथ रेट नहीं दिया जाता, दो ग्रोथ रेट हम लोग क्यों पकड़ते हैं। ठीक है, थर्ड हमने समझा वेरिएबल पे टू स्टेज होता है, थ्री स्टेज होता है, उसका एग्जांपल्स क्या होता है, उसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि आप टू स्टेज नेस्ले ही पकड़ लो, मैंने आपको रेट दे दिया, अब आपको प्राइस निकाल के बताओ टू स्टेज का थ्री स्टेज का डिफरेंस क्या है। ठीक है, और एक काम करोगे क्या, ये सिलेबस पे नहीं है, करोगे तो मेरे को बताओ, मैं देता हूँ, बट मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊं। सपोज आप डिस्काउंट रेट पकड़ लेना 13.75, ठीक है, मान लो कंपनी, ठीक है यहाँ बताता हूँ, 13.75 आप के ही पकड़ लो, ठीक है। हाई ग्रोथ पकड़ लो, कंपनी 12% से ग्रो कर रही है। नॉर्मल ग्रोथ पकड़ लो, कंपनी 7% से ग्रो कर रही है। और मैच्योरिटी पकड़ लो, 5% से ग्रो कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स बता देता हूँ। कंपनी मान लो 12% से 5 साल तक ग्रो कर रही है, 7% से ग्रो कर रही है 3 साल तक, और उसके बाद 5% से ग्रो कर रही है। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड अभी अनाउंस किया 10 रुपए पर शेयर। ठीक है, आप इस कंपनी का वैल्यूएशन करके मेरे को बताओ। दिस इज अ थ्री स्टेज मॉडल। ठीक है, कुछ दिमाग लगाओ, हो सकता है कैसा। तीन रेट दिया हूं मैं, हम लोग ने थ्री स्टेज में क्या पढ़ा, दो रेट ही पढ़ा है, करेक्ट। वहां पे ट्रांजिशन पीरियड हम लोग ने कंसिडर कर लेते हम लोग, पर मैं आपको एक, ऐसा नहीं कि आप सही कर लोगे या गलत ही होगा, पर दिमाग तो लगाओ यार, प्रैक्टिकली करना है ना क्लास, मेरे पास आए तो भाई प्रैक्टिकली करना है, सीधा बात है। ठीक है, तो एक बार दिमाग लगाओ, देखो कैसे होता है। सोचो कि आप अगर कंपनी का, सपोज आपका इंटरव्यू है, आप सीए बन के मैकेंजी में जाओगे या बीसीजी में, कोई में भी कंपनी में जाओगे, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, आपको ये केस स्टडी दिया गया कि डिविडेंड कंपनी 10 रुपए दे रही है आज, कंपनी का हाई ग्रोथ है 12%, फिर नॉर्मल ग्रोथ है 7, मैच्योरिटी 5%, डिस्काउंट रेट आपको बोल दिया गया 13.75%, कंपनी का आज वैल्यू निकालो। दिस इज द रियल लाइफ नो। सीए पास करना आप कर लोगे, लेकिन ये सब भी तो सीखना है। अगर मान लो मैं आपको, सपोज मैं आपको 80 घंटा का क्लास देता हूँ, उस पे मैं बोलता हूँ मैं 70 घंटा
या 60 आवर्स में मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा, और 10 से 20 घंटा मेरे को लगेगा, ये हर क्लास में अगर मैं 15 मिनट 20 मिनट करके ऐसे समझाऊंगा मेरे को 20 घंटा लगेगा, तो आपके लिए तो अच्छा ही है। आप एक प्राइस पे, एक सिलेबस पे आपको बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। आपको आप इट इज इजी फॉर यू ओनली नो, कि आप एग्जाम बाद सीए बनने के बाद आपको धक्का नहीं खाना पड़ेगा। करेक्ट। सोचो, अगर आप ये निकाल पाओगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कैसे निकाला वो भी मेरे को बता। व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड कि आप ये निकाल पाए, ये मेरे को बताना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फॉलो करें फॉर मोर सच कंटेंट्स। टिल देन एंजॉय एंड क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन लाइफ। बाय बाय।